So today we are going to revise as many chapters as we can in half an hour or 20 minutes. Units and measurements, we will start with that. Units and measurements में आपने पढ़ा होगा कि किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए हमारे पास एक तो यूनिट्स होने चाहिए और जिस चीज़ को आप मेजर कर सकते हैं उसको आप फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं. So basically physical quantity क्या होती है? Any quantity that can be measured, quantified or to which a number can be assigned. तो जब भी आपके पास कोई फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें दो चीज़ें होती है, एक तो नंबर होता है और यूनिट होता है. और यूनिट्स हमारे पास किस किस्म के होंगे? हमारे पास डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स है और जो हम यूनिट पढ़ते हैं, जो हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जिसमें आपके पास फंडामेंटल यूनिट्स जो रहते हैं वो 7 है या फंडामेंटल क्वांटिटी 7 है या उसके फंडामेंटल यूनिट्स 7 है. फंडामेंटल यूनिट्स में क्या क्या आएगा? केजी, मीटर, सेकंड, एम्पेयर, कैंडेला, मोल, ठीक है ना, और कैल्विन. वालेकुम सलाम. ये आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है, ठीक है ना. ये आपके पास 7 फंडामेंटल यूनिट्स है और इन यूनिट्स को जब आप उसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं उससे कौन से यूनिट्स मिलते हैं? डिराइव्ड यूनिट्स. जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं वो इन्हीं को मल्टीप्लाई डिवाइड करके मिलते हैं. फॉर एग्जांपल मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो सो ऑन एंड सो फोर्थ. उनको कभी कभी हम नाम भी देते हैं, जैसे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हमने नाम न्यूटन दिया है. फिर हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको डायमेंशनल एनालिसिस बोलते हैं. डायमेंशनल एनालिसिस का मतलब क्या होता है? अगर कोई भी आपके पास फिजिकल क्वांटिटी है उसमें आप देखेंगे कि फंडामेंटल यूनिट्स के क्या पावर्स है. फंडामेंटल यूनिट्स के क्या पावर्स है. मिसाल के तौर पर आपके पास फोर्स पता है, ये मास होता है, एक्सेलरेशन है. मास तो हो गया m1, एक्सेलरेशन हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम स्क्वायर. तो m1 l1 t - 2 इसका डायमेंशनल फार्मूला होता है. और जो पावर्स होते हैं इसकी मास के, लेंथ के और टाइम के, इनको हम डायमेंशंस बोलते हैं. तो अगर आपको कोई बोलेगा कि मास का डायमेंशन क्या है 1, लेंथ का डायमेंशन क्या है 1, टाइम का डायमेंशन क्या है -2 इन द फोर्स. इसी तरह अगर आपके पास वर्क होगा, वर्क बराबर है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो हो गया m1 l1 t - 2 तो हो गया फोर्स का, और डिस्प्लेसमेंट का हो गया l1, दैट्स m1 l2 t - 2. तो ये डायमेंशन फार्मूला हो गई इसकी. फिर आपके पास एक प्रिंसिपल आता है जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मतलब ये होता है, अगर आपके पास डिफरेंट टर्म्स है फिजिकल क्वांटिटी में, p by rho g plus v square by 2g plus h is equal to constant. अगर किसी भी फिजिक्स की फॉर्मूला में आपके पास डिफरेंट टर्म्स ऐड हो रही है, ये तब ऐड हो सकती है जब सबका डायमेंशन फार्मूला क्या होगा? सेम. यानी जो p by rho g का डायमेंशन फार्मूला निकलेगा वही v square by 2g का निकलेगा और वही h का निकलेगा. h तो हाइट है ना, तो विदाउट एनी कैलकुलेशन हम कह सकते हैं कि p by rho g का जो डायमेंशन फार्मूला होगा वो होगा L/1. इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. एक और चीज जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी बोलती है वो बोलती है जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशनल फार्मूला होती है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशनल फार्मूला होती है. यानी जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशनल फार्मूला है वो होगी t, और जो राइट हैंड साइड की फार्मूला होगी डायमेंशनल फार्मूला होगी 2 पाई t रूट ऑफ l बाय g, वो भी क्या होगी? वो भी t होगी. यानी इसकी डायमेंशनल फार्मूला भी होगी m0 l0 t⁻1 और इसकी भी होगी m0 l0 t⁻1. ठीक है. और फिर हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की आती है, आप डिफरेंट यूनिट्स को आपस में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग. अगर आपको कोई बोलेगा कैसे प्रूव करोगे, आप उसको बोलोगे n1 u1 बराबर है भाई n2 u2 के. n1 अगर आपने मान लिखा और यहाँ पे आपने लिखा m1 l2 t - 2, यहाँ पे 1 मान लिखा, इज इक्वल n2 into m2 raised power 1 l2 raised power 2 t2 raised power -2. फिर इस m1 को इन टर्म्स ऑफ m2 लिखेंगे. यहाँ पे आपको पता है ये मास जो है केजी में और एक ग्राम्स में है. एक केजी में कितने ग्राम्स होते हैं? 1000. और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100. तो यहाँ पे आपको इजीली निकलेगा n2 is equal to 10⁻7. इसी तरह अगर आपको कोई बोलेगा f is directly proportional to b raised power a, f is directly proportional to eta raised power b, f is directly proportional to r raised power c, आप बोलोगे f is directly proportional to b raised power a, eta raised power b, r raised power c. तो उससे आप क्या कर पाओगे? आप बोलोगे f is equal to k v raised power a, eta raised power b, r raised power c. बाय प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी आप यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशनल फॉर्मूला वही होगी जो राइट हैंड साइड की होगी. नीटा v का तो पता है l1 t - 1 है, नीटा का पता है m1 l - 1 t - 1 है, और r का पता है दैट l1 है.
इन दोनों को आप जब कंपेयर करोगे ए बी और सी का वैल्यू आपको 1 1 1 निकलेगा। अच्छा ठीक, तो 1 1 1 रहेगा। आए बात समझ? तो उससे आप डायमेंशन फार्मूला डायमेंशन फार्मूला से आप रिलेशन निकाल सकते हो। इसी तरह t is equal to t is directly proportional to L raised power a, t is directly proportional to G raised power b, t is directly proportional to L raised power a, G raised power b, उससे भी आप रिलेशन निकाल सकते हो। इस चैप्टर में और कुछ नहीं है। और सिग्निफिकेंट फिगर्स है, जैसे आपको पता है 4.300, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 4, ठीक है ना। अगर 4.230 है, इसमें भी 4। अगर आपको 4.000 इसमें भी 4। लेकिन अगर 4000 है खाली, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर 8, ठीक है ना। तो इस चैप्टर में खाली इतना ही आपको जितना मैंने पढ़ा है बस। नेक्स्ट चैप्टर हमारा है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। मोशन स्ट्रेट लाइन, मोशन इन वन डायमेंशन भी इसको आप कह सकते हैं। A body is said to be moving in motion in one dimension if only one variable is changing when it's moving, ठीक है ना। और if only one dimension or one variable is required to show its motion। यानी एक बॉडी चल रही है ताकि उसकी मोशन x is equal to say for example 80 square plus 280 plus t से दिखा सकता हूँ, खाली x वेरिएबल्स में चेंज हो रहा है, x is equal to, तो इसको हम बोलते हैं भाई ये मोशन इन वन डायमेंशन हो गई, ठीक है। जब हम मोशन इन वन डायमेंशन की बात करेंगे उसमें हम डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन आपके पास वो भी मोशन होती है जिसमें वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मोशन वो वाली मोशन होती है जिसमें वेलोसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती है या स्पीड इस केस में कांस्टेंट नहीं रहती तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, वेलोसिटी इज नॉट इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक। तो उसके बाद हमारे पास मसला होता है, अगर आपके पास वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है तो इसका मतलब एक्सेलरेशन है। अब एक्सेलरेशन, इसका मतलब है एक्सेलरेशन या तो कांस्टेंट होगी या एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं होगी। यानी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो किस्में होती है, वो वाली मोशन जिसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो वो होगी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। लेकिन कौन सा वाला टाइप उसको बोलेंगे? यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और इसको क्या बोलेंगे? नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है ना। जो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होती है उसके लिए आपके पास तीन इक्वेशंस आती है, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half of at square, और v square minus u square is equal to 2as, ठीक है ना। अब इन तीन को डिराइव करना ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं दिखाऊंगा डेरिवेशन में इनकी। एक्सेलरेशन बराबर है dv by dt, तो इसका मतलब है a dt किसके बराबर है? dv के। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट इंटीग्रेशन ऑफ a dt किसके बराबर है? इंटीग्रेशन ऑफ dv, a निकलेगा बाहर dt, इंटीग्रेशन ऑफ dv, लिमिट्स आर फ्रॉम u to v 0 to t, dt की हो गई t 0 to t और dv की हो गई v u to v, सो दैट्स a into t minus 0 v minus u, तो v is equal to u plus at। हो गई एक, हाँ हो गया एक। अब है दूसरी, आपको पता है वेलोसिटी बराबर है ds by dt के, लेकिन वेलोसिटी तो बराबर है u plus at के, भी हमने डिराइव किया, इज इक्वल टू ds by dt, ठीक। अब आप इसको कहां ले जाएंगे? यहाँ पे u plus at into dt is equal to ds। आप क्या करेंगे? इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, u plus at into dt is equal to इंटीग्रेशन ऑफ ds। u dt क्या आएगी? ut प्लस ये जगह at स्क्वायर बाय 2 is equal to s, ठीक है ना। 0 to s जब हमने रखा, t का 0 to t रखेंगे तो वो t आ जाएगा। आया बात समझ? तो s किसके बराबर हो गया? ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वायर, हो गई दो। तीसरी आपके पास है अगेन ये v is equal to ds by dt, लेकिन a बराबर होता है dv by dt के, तो dt बराबर होगा dv by a के। तो इस dt को आप सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, जब आप लिखेंगे v into dt is equal to ds, तो v into dt के बदले क्या आप लिखेंगे? dv by a is equal to ds। dt के बदले आपने क्या लिखा? dv by a। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, a यहाँ पे जाएगा, v into dv is equal to a into ds, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, that is v square by 2, limits are from u to v, that's a into s, 0 to, that is v square minus u square divided by 2a, या 2 ही रखिए यहाँ पे, is equal to a into s minus 0, that is s,
v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। ठीक है, हो गए ये तीन इक्वेशंस। ठीक है ना, तो इस चैप्टर में आपको मैंने ये पॉज कीजिए। अब तीसरा चैप्टर हमारा है मोशनल प्लेन। मोशनल प्लेन में आपको वेक्टर्स पहले है, ठीक है ना। वेक्टर जैसे आपको पता है वो वाले फिजिकल क्वांटिटीज होती है जिनका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन होता है। उसमें आपके पास पहले था ट्रायंगल ऑफ वेक्टर। अगर एक वेक्टर ऐसा है, दूसरा वेक्टर आपके पास एक वेक्टर a है, दूसरा वेक्टर b है, तो a प्लस b बराबर होगा क्लोजिंग साइड r के। और जो r होता है वो किसके बराबर होगा, a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। व्हाट इज थीटा? इज द एंगल बिटवीन a एंड b। और a एंड b के दरमियान एंगल कौन सा होता है? जब आप उसको टेल और टेल को मिलाते हैं, ये आपके पास एंगल थीटा होता है। ठीक है ना, ना कि हेड और टेल के दरमियान। उसके बाद अगर कोई भी वेक्टर होता है उसको हम इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स दिखाते हैं। axi प्लस ayj प्लस azk। अगर दूसरा वेक्टर होगा b, bxi प्लस byj प्लस bzk। ठीक है, दो वेक्टर्स को ऐड करना है, कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स को ऐड करना है। दो वेक्टर्स को सेपरेट करना है, कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स को सेपरेट करना है। और मल्टीप्लाई कितने तरीकों से कर सकते हैं? दो तरीकों से। एक, शाबाश, स्केलर प्रोडक्ट। वो किसके बराबर होता है? a डॉट b बराबर होता है ab cos थीटा। इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट्स किसके बराबर होता है? शाबाश, ax bx प्लस ay b, शाबाश, प्लस az। ठीक है ना, एंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कैन बी ऑब्टेन्ड एज cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय ab। ठीक है ना, a डॉट b तो निकालेंगे कॉरस्पॉन्डिंग कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करके, फिर सम करके, और a बराबर है मैग्नीट्यूड ऑफ a, वो किसके बराबर है? शाबाश, रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस, और b किसके बराबर है? bx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस bg स्क्वायर। आई मेरी बात समझ? हाँ, हो गया क्लियर है? फिर क्रॉस प्रोडक्ट a क्रॉस b किसके बराबर होता है? मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b sin of angle between a and b and नीटा। नीटा इज अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the two vectors। और फिर आपके पास इन टर्म्स ऑफ कंपोनेंट अगर वो निकालना है तो वो कैसे होगा? डिटरमिनेंट यूज करना है। a i j k ax ay az bx by, फिर पता है i, इनको साइन होगा ax bz माइनस az by। ठीक है ना, ay bz माइनस az by, माइनस प्लस। ठीक है, हो गया यहाँ तक। उसके बाद मेरी जान इसमें बस और कुछ नहीं है, इसी पे क्वेश्चंस आ सकते हैं। फिर आपके पास मोशन प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन वो होती है जिसको आपने लगाया होगा विद सम वेलोसिटी और अलाउ किया होगा टू मूव अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। इसमें कितनी चीजें? तीन है। एक तो टाइम पीरियड 2u sin थीटा डिवाइड बाय g, और क्या है? रेंज है, दैट इज u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g, और क्या है? मैक्सिमम हाइट u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 2g। इस पे न्यूमेरिकल्स आएंगे, तीन फार्मूला याद रखनी है। ठीक है, और वो निकालने के लिए, डेरिवेशन निकालने के लिए यहाँ से यहाँ तक मोशन आपको लेनी है, और y कंपोनेंट में आप देंगे मोशन, तो sy इज इक्वल टू वगैरह या जो भी मैंने आपको सिखाया है। ठीक है, उसके बाद जो है आपके पास सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन, ठीक है ना, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वो क्या होती है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन? हाँ, जिसमें वेलोसिटी चेंज तो होती है, डायरेक्शन तो चेंज होती है, लेकिन स्पीड क्या रहती है? कांस्टेंट, मैग्नीट्यूड रहता है कांस्टेंट। तो उस केस में आपने फिर पढ़ा था यहाँ से जो हम फिर ट्रायंगल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स आता है वो टुवर्ड्स सेंटर निकलता है, जो हमने वो चीजें पढ़ी थी, जो भी वो चीजें थी। तो उसके बाद एक्सेलरेशन किसके बराबर निकल रही है? v स्क्वायर बाय r, v स्क्वायर बाय r। और लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के दरमियान क्या रिलेशन है? v इज इक्वल टू ओमेगा इनटू r। ठीक है ना, और ये आपको टेक्स्ट बुक और एग्जाम के और हिसाब से बस इतना ही, तो इतनी चैप्टर आपको